तो अब हम लेंगे आगे अरब और तुर्क के अंतर्गत अरबों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बेशक अरबों ने सिंध को जीत लिया, अधिकार भी कर लिया। सिंध में एक स्थायी राज्य वो स्थापित नहीं कर पाए। जीत तो वो गए, लेकिन स्थायी राज्य वो स्थापित नहीं कर पाए। तो ये स्थायी राज्य क्यों स्थापित नहीं हुआ, इसके अंतर्गत वो क्यों असफल हुए, इसके लिए पीछे बहुत से कारण उत्तरदायी रहे हैं। तो पहला है कासिम की मृत्यु। कासिम की मृत्यु हो गई, और यदि वो जीवित रहता तो शायद इसी के अंतर्गत वो एक प्रकार से व्यवस्था भी कर पाता, तो इसलिए अरब जो थे असफल रहे। दूसरा, सिंध की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, उसके कारण भी ये असफल रहे। तीसरा, सिंध की भौगोलिक स्थिति। सिंध काफ़ी अलग थलग था, और इसलिए भी अरब जो थे इसके ऊपर पूरी तरह से अधिकार करने के पश्चात स्थायी तौर पर यहाँ पर निवास नहीं कर पाए, और इसलिए भी असफल रहे। फिर अकुशल शासन प्रबंध। यहाँ की जो व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। शासन प्रबंध अच्छा नहीं था, और इसलिए भी ये जो थे असफल रहे। फिर अरबों का विलासी होना। अरब जो थे ये विलासी हो गए। इसी के अंतर्गत ये प्रजा को भी प्रसन्न नहीं कर पाए, और इसलिए भी ये असफल हुए। फिर है खलीफाओं का आपसी संघर्ष। जो खलीफा थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहे। उमैद वंश की शक्ति समाप्त हो गई, दमिश्क में विद्रोह हुआ। उसके स्थान पर अब्बासी खलीफाओं की खिलाफत स्थापित हुई। कई वर्षों तक इनका भी संघर्ष चला। तो इन अब्बासी खलीफाओं ने सिंध में कोई रुचि नहीं दिखाई, और इसलिए भी असफल रहे। फिर है धार्मिक उत्साह का अंत। इतना धार्मिक जोश भी नहीं रहा उनमें, जो अरब थे, तो शायद इसलिए भी वो असफल रहे। फिर भारत की उन्नत सभ्यता। भारत की जो सभ्यता थी बड़ी उन्नत थी, श्रेष्ठ थी, और इसलिए भी अरब अपनी निम्न सभ्यता के कारण उन्हें प्रभावित नहीं कर पाए, और इसलिए भी उनका जो है पतन हुआ। फिर है तुर्कों का उत्थान। बेशक तुर्क जो थे इनका भी उत्थान हो गया, इसके पश्चात इनकी शक्ति बढ़ गई। अरब देशों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। बगदाद का खलीफा उनके हाथों की कठपुतली बन गया, जिस कारण अरब शासकों को अरबों से किसी प्रकार की सहायता मिलनी असंभव थी, और इसलिए भी अरबों का सिंध से पतन हो गया, समापन हो गया। अब लेंगे हम अरब प्रशासन के बारे में। अरब अरब प्रशासन से पहले हम बात करेंगे अरब आक्रमण के क्या प्रभाव पड़े। अरब आक्रमण के प्रभावों की जहाँ तक हम बात करें, तो उनकी सभ्यता और संस्कृति, जो यहाँ पर पहले से लोग रह रहे थे सिंध में, उनकी काफ़ी अपेक्षा अधिक विकसित थी, जिससे वो ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाए, ये माना जाता है। कुछ जो विद्वान हैं वो कहते हैं सिंध पर अरबों का अधिकार रहा, लेकिन उन्होंने किसी अन्य प्रदेश को जीतने का जरा भी प्रयास नहीं किया। अरबों की विजय का भारत पर विशेष तौर पर जो प्रभाव था, अधिकांश क्या हुआ, लोगों को अपना पैतृक धर्म छोड़कर इस्लाम को कुछ एक लोगों को स्वीकार करना पड़ा। अरबों की विजय के कारण सिंध व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया। लंका, मालाबार, अन्य दक्षिण प्रदेशों के साथ व्यापार जो था वो किया उन्होंने, और इसी के साथ साथ सिंध नदी के किनारे अरब व्यापारियों की बस्तियां जो थी वो स्थापित हो गई। हिंदू धर्म और संस्कृति के अंतर्गत जो संस्कृति को मिथ्या विजय तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसका अरबी सभ्यता व संस्कृति पर गहरा प्रभाव भी पड़ा। तो ये माना जाता है कि भारत में अरबों की विजय के अंतर्गत राजनीतिक प्रभाव भी पड़े।
विज्ञान, ज्योतिष और चिकित्सा पर प्रभाव पड़े। भाषा, साहित्य है, इस्लाम का प्रसार हुआ, संस्कृति पर, समाज पर भी प्रभाव पड़े। अरबों की विजय के अंतर्गत क्या हुआ कि जो अ, विद्वान थे भारत के, दार्शनिक थे, कलाकार थे, योग्यता और विद्वता और निपुणता से अरबी को इतना प्रभावित किया अरबों को कि वे उनके गुरु बन गए। बड़ी लगन से भिक्षुओं और ब्राह्मणों से ज्योतिष, गणित, विज्ञान, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में अध्ययन किया। बगदाद के खलीफाओं ने भारतीय विद्वानों को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया। खलीफा मंसूर के समय 753-774 ईस्वी में एक गणित विशेषज्ञ अपने साथियों सहित बगदाद गया, जिन्होंने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्यांक का अरबी भाषा में अनुवाद किया। अरबों ने भारतीय शिल्पियों और चित्रकारों को मस्जिदें बनाने और सजाने के लिए नियुक्त किया। जो अरब लोग भारत में बस गए, उन्होंने भारतीयों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया और इस प्रकार अरब रक्त भारतीय रक्त से मिश्रित हो गया। तो इस तरह से ये जो थे ये एक प्रकार से प्रभाव पड़े। अरब प्रशासन की जहाँ तक हम बात करें तो अरब प्रशासन के अंतर्गत उन्होंने कुछ जो इकाइयाँ थी प्रशासन के अंतर्गत उन्होंने बनाई और इसी के साथ साथ अरबों ने भू राजस्व व्यवस्था की तरफ भी ज़्यादा ध्यान तो वो नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने इस तरफ जो है थोड़ा सा जो था उनके द्वारा ध्यान दिया गया। भारत में विशेष तौर पर क्या हुआ कि ये माना जाता है कि अरबों ने जो है प्रशासनिक इकाइयों में सिंध को दो प्रांतों, सिंध और मुल्तान में बांटा। प्रांतों में प्रशासन के लिए केवल अरबी सूबेदारों को ही नियुक्त किया। प्रांत में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए यही जिम्मेदार था। खलीफा के आदेशों को प्रांत में लागू करवाता था और इसको नाम रखा गया इक्ता। और इक्ता का जो मुखिया था उसको कहा गया इक्तादार। आगे आप पढ़ेंगे सल्तनत काल में भी इसके बारे में। फिर भू राजस्व व्यवस्था की बात करें तो अरबों के अधीन हिंदू किसानों की स्थिति बहुत शोचनीय थी। किसानों से भूमि की उर्वरता के आधार पर कुल उपज का 1/4 से 2/5 भाग तक भू राजस्व वसूल किया जाता था। भूमि कर को कहा जाता था खराज। फिर न्याय प्रबंध की बात करें तो कोई एक रूपता नहीं थी, पक्षपातपूर्ण था न्याय। अगर कोई हिंदू चोरी करता था तो जिंदा जला दिया जाता था, मुसलमान घोर अपराध भी करता था उसको छोड़ दिया जाता था। सैनिक प्रशासन की बात करें तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कासिम 15,000 अरब सैनिकों के साथ भारत आया था। सैनिक इनमें से अधिकतर जो थे विभिन्न युद्धों में मारे गए या घायल हो गए। जो शेष बचे थे वे विलासी हो गए और उन्होंने भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। धर्म के बारे में बात करें, अरबों की जो धार्मिक नीति थी, इस्लाम धर्म का प्रचार किया और इसी उद्देश्य से ही आक्रमण भी किया था। हिंदुओं के साथ धार्मिक असहनशीलता की नीति अपनाई। देवल पर अधिकार करने के पश्चात हिंदुओं पर अत्याचार किए। 17 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। मंदिरों को विध्वंस कर दिया। कर प्रणाली की बात करें तो हिंदुओं से अधिक कर वसूला जाता था। जजिया कर ये लिया जाता था और इस तरह से विशेष तौर पर हम देखते हैं कि उन्होंने जो है अरबों ने थोड़ा बहुत जो है प्रशासन के अंतर्गत काम जो है भारत में किया। तो इस वीडियो में इतना ही।